गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं मुर्दहिया आत्मकथा का अगला भाग भूतनिया नागिन शीर्षक से। मुर्दहिया आत्मकथा का ये 5वां भाग है जिसका शीर्षक है भूतनिया नागिन। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था जिसके मुखिया सोफी थे। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यह परिवार सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता की एक ज्वलंत मिसाल था। सोफी की बड़ी बेटी ललती, जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटनिया के नाम से पुकारते थे, वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए अति उत्सुक हो गई। वह पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। नटनिया अप्रतिम मोहक होने के साथ एक अत्यंत कुशल नर्तकी थी। उन दिनों दिन भर मजदूरी करने के बाद दलित प्रायः विभिन्न गांवों में ढोल की थाप पर लोक गायन के साथ अपनी थकान मिटाया करते थे। ढोल चाहे किसी गांव में बजे, उसकी ध्वनि सुनते ही नटनिया जहां भी हो थिरकना शुरू कर देती थी। नाचना किसी से सीखा नहीं था, किंतु उसे देखते ही ऐसा लगता था कि मानो वह नाचते ही पैदा हुई थी। उसके अंग प्रत्यंग नृत्य कला के कल पुर्जे जैसे लगते थे। यहाँ तक कि संध्या होते ही मुर्दहिया से चरकर लौटी गाय भैंसों की बाँव बाँव वाली धुन पर भी वह नृत्य की 2-4 छलांगें लगा लेती थी। हम जब मुर्दहिया पर गोरू चराने जाते, नटनिया अपनी झोपड़ी से निकलकर हमारे बीच आ जाती और सबके साथ लखनी, ओल्हा पाती तथा चिल्लिया चिल्होर आदि सारे खेल खेलती। इन सब के अंत में हम प्रायः अपनी गोरू हाँकने वाली लाठियों को किसी मेड़ या झाड़ी से उठकाकर 2 सूखी लकड़ियों से लाठी पर नगाड़े की तरह बजाना शुरू कर देती थी, जिसके साथ ही शुरू हो जाती थी नटनिया की अनोखी नृत्य कलाएँ। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे जैसे नौसिखुए लठवादकों की लक्कड़ ध्वनि पर किसी श्मशान में यूं ही नाचने लगती। कालांतर में नृत्य कला में उसकी स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकार बना दिया। मैं जब भी शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दहिया से गुजरता, वह झोपड़ी से निकलकर रास्ते में अपने अकवार दोनों बाहों में समा जाने वाले किसी पेड़ के तने को जकड़ लेती और अपने मुंह को निरंतर कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाते हुए मुझसे कहती, हमहू के अंग्रेजिया पढ़ाओ रे बाबू। वह ऐसा कहते हुए एकदम दिनहीन हो जाती थी। मैंने शुरू में उसे चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की, किंतु उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। एक दिन वह एक आंवा से निकला हुआ नया थपुआ लेकर आई। उस समय घर की छवाई के लिए कुम्हार गांव में मिट्टी से थपुआ यानी टाइल पथवाकर आंवा में आग से पका लेते थे। वह कहने लगी कि मैं दुधिया से थपुआ पर लिखकर पढ़ाऊं। मैं वैसे ही करने लगा। ABCD तो उसने पहले ही दिन रट लिया था, किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दुधिया पकड़वाकर लिखवाता, किंतु जब वह स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही उसके कांपते हाथों में हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। वह मेरी विकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाया। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहला अंग्रेजी अनुवाद पूछा, पिपरा पे गिधवा बैठल हउए। मैंने उसे बताया, वल्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री।
यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। वह जब भी मुझसे देखती "Walls are sitting on पीपल ट्री" से ही मेरा स्वागत करती। इतना ही नहीं, वह किसी अन्य से भी बातें करते समय इन्हीं जुमलों को दोहराती रहती। किंतु सबसे मज़ेदार बात यह थी कि वह जब भी उन गिद्धों वाले पीपल, जो उसकी झोपड़ी से मुश्किल से 100 कदम दूर था, के पास होती, जोर जोर से चिल्लाकर कहती "Words are sitting on पीपल ट्री"। नटनिया की विचित्र बोली शैली में बोले जाने वाले इस वाक्य ने शीघ्र ही गांव में कुतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, "ई तवरिया निकरी गई", अर्थात यह आवारा हो गया है। मेरे लिए यह एक नई मुश्किल थी। वह हमेशा अपनी उसी स्वाभाविक मुद्रा में किसी पेड़ को आंकवार में भरकर दाएं बाएं मुंह फेरती हुई मेरा रास्ता रोक लेती और आगे कुछ और सिखाने की विनती करने लगती। मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्यों वाला अनुवाद सिखाया, किंतु गिद्धों वाला वाक्य उसे पीपल के पेड़ से उतरकर उसके मस्तिष्क में हमेशा के लिए छा गया था। बात की बात में वह उसी को दोहराती। उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। उस समय मैं अभी 7वीं में ही पढ़ रहा था। फिर भी कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता तो मैं उसे बहुत मानने लगता था तथा शिक्षा में तल्लीन हो जाता था। किंतु पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि 2 पात्र कहीं बात करते हुए भी दिख जाएं, तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ झखारों तक समा जाती थी। हमारे गांव में तो पूरा एक घना जंगल ही था, अतः ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन मैं स्कूल से शाम को वापस आ रहा था। अचानक देखा कि मुर्दैया के पास एक झाड़ी से होकर नटनिया चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग रही थी। मुझे देखकर उसने "सांप सांप" चिल्लाया। तब तक वहाँ कुछ चरवाहे आ गए। मैं एक बच्चे से लाठी लेकर सांप के पीछे दौड़ा। वह बगल के धान के खेत में मेड़ के किनारे किनारे चलने लगा। खेत में पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह पानी वाला सांप डोढ़ा होगा। डोढ़ा विषहीन होता है, इसलिए ग्रामीण बच्चे इससे नहीं डरते। मैंने डोढ़ा के चक्कर में मेड़ से सटकर भागते हुए सांप को एक लाठी मारी। वह तुरंत खड़ा होकर बड़ा फण फैलाकर मेरी तरफ काटने के लिए मुड़ा। मैं थराते हुए लाठी से बगल से प्रहार करके सांप को पानी में गिराकर अंधाधुंध लाठी चला रहा था। अनगिनत लाठी मारने के बाद जब थककर चूर हो गया तो देखा कि सांप अभी भी पूंछ हिला रहा था। उसके पेट में लाठी डालकर सांप को बाहर जमीन पर फेंका। अन्य चरवाहे ने उसके मुंह को कुचलकर पिघला कर दिया। फिर सारे चरवाहे कहने लगे, "यह तो बड़ा पुराना गेहूं सांप है। इसकी पूंछ झड़ गई है, इसलिए यह 100 साल पुराना है।" वास्तव में हमारे गांव में पूंछ झड़े सांप के बारे में ऐसा ही अंधविश्वास था। हमारे गांव वाले यह भी विश्वास करते थे कि यदि मंगलवार को किसी को कोई सांप काट ले तो उसे जहर नहीं चढ़ेगा। इस अंधविश्वास के कारण लोग पानी वाले विषहीन सांप डोढ़ा को पकड़कर उससे अपने को कटवाने की कोशिश करते रहते थे। इसी कोशिश के चलते मैं स्वयं पानी में भागते 1-2 फीट लंबे डोढ़े के बच्चे को पूंछ की तरफ से पकड़कर एक खास अंदाज से जमीन पर पटककर मार डाला था। किंतु ये सांप कभी काटते नहीं थे, इसलिए सांपों से मेरा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। मेरे गांव के कई लोग डोढ़े को मेरी ही तरह पानी में से पकड़कर जमीन पर पटका करते थे। किंतु उस दिन जो सांप मरा वह वास्तव में जहरीला गेहूं ही था। उसे मारते समय डरकर मैं दादी द्वारा बताए गए मंत्र "जय राम जमेदर, जय राम जमेदर" को भी दोहराता जा रहा था। मरे सांप को वहीं छोड़कर हम अपनी दलित बस्ती आ गए। कुछ देर बाद सांप
मारने की कहानी तेजी से बस्ती में फैल गई। लोग कहने लगे कि वह मुर्दैया का बहुत पुराना भूत था, इसलिए उसकी पूंछ झड़ गई थी। मेरे गुस्सैल नग्गर चाचा कहने लगे, भूत नाग के रूप में घूमते हैं और उन्हें कोई मार दे तो भूतनी नागिन बनकर मारने वाले का फोटो खींचकर अपनी आंख में बसा लेती है और वह 12 वर्ष तक बदला लेने के लिए घूमती रहती है। वे गालियाँ बरसाते हुए कहने लगे कि भूतनी नागिन कभी न कभी जरूर बदला लेगी। पूरी बस्ती में नागिन की ऐसी ही चर्चा होने लगी। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घर वाले कहने लगे कि नटनिया के चलते इसने नाग को मारा है। इस बीच गांव के विचित्र महिला सुमरिया ने रहट्ठा जलाकर उस मरे गेहूं को एक मोटे डंडे से लटकाकर उसका एक हड़हा तेल निकाला। गांव में किसी को कैसा भी फोड़ा हो, उस पर सांप का तेल लगा देने से शीघ्र ही ठीक हो जाता था। इसलिए प्रायः लोग सांप का तेल घर में रखते थे। चूँकि मैंने सांप को मुर्दैया पर मारा था, इसलिए अफवाहों तथा अंधविश्वासों का बाजार काफ़ी गर्म हो जाता था। इसलिए नागिन की बदला लेने वाली कला से नग्गर चाचा इतना आतंकित हो गए कि मुझे घर के दलान में अन्य लोगों के साथ सोने से मना कर दिया। उनका विश्वास था कि नागिन बदला जरूर लेगी। इस प्रकरण में मेरे साथ नटनिया भी नाहक में नग्गर चाचा की भद्दी भद्दी गालियां का शिकार होती रही। हमारे घर के अंदर एक ऐसा कमरा था जिसमें भैंस बांधी जाती थी। इसे भैंसौर कहते थे। ऐसा ही एक बड़ा कमरा बैलों के बांधने का होता था, जिसे बरदौल कहते थे। अंततोगत्वा भैंस वाले कमरे में मेरी चरपाई लगा दी गई। वास्तविकता यह थी कि कमरा छोटा था। बधी हुई भैंस के पास मुश्किल से चरपाई अंटी थी। मैं वहीं सोने लगा। भैंस अक्सर मच्छरों से बचने के लिए अपनी पूंछ को हिलाते हुए कभी कभी मेरे ऊपर मार देती थी। मैं अचानक यह सोचकर भयंकृत हो जाता था कि नागिन बदला लेने आ गई। डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, किंतु मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का यह एक अनोखा दौर था। यह वही भैंस थी जिसकी पीठ पर चढ़कर मैं मुर्दैया जाया करता था। वह किसी मानव की अपेक्षा मुझसे ज़्यादा घुली मुली रहती थी। सवेरा होते वह प्रायः चरपाई से बाहर लटकी मेरी बाँह को फूक फूक करके चाटने लगती थी। संभवतः मुझे जगाने का उसका यही अंदाज था। इस संदर्भ में याद आती है तरवा गांव की मेरी चचेरी मामी धनवंती। उसके बेटे लखन का गौना हो गया था, किंतु उसकी पत्नी मोटी थी, इसलिए वह उसे विदा कराने नहीं जाता था। धनवंती मामी उसे यह कहते हुए हमेशा कोसती रहती थी, भैंस जैसन एकर मेहरारू नैहरे में पड़ल है और ई एहर वहर लुढ़ेवा बन के घूमे। संभवतः धनवंती मामी की पतोहू से बेहतर थी। मेरी वह साक्षात भैंस। इस प्रक्रिया में नाग नागिन की कहानी ने मुझे घोर अंधविश्वास बना दिया था। स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुटी पर लगे एक मेले में मैंने 4 आने की एक छोटी सी गीता खरीदी। रोज सुबह उस भैंसौर से उठने के बाद गीता से 5 श्लोक पढ़ता और अस्वस्थ हो जाता कि अब नागिन पास नहीं फटकेगी। यहाँ तक कि इसके बाद मैं जब भी मुर्दैया पर गोरू चराने जाता, गीता हमेशा साथ रहती थी। इस तरह मैंने घर से हमेशा के लिए भागने से पूर्व 3 साल से भी ज़्यादा का समय उसी भैंसौर में गीता पढ़ पढ़ कर बिताया था। शायद दुनिया की वह पहली भैंस थी जो इतने लंबे समय तक मुझसे गीता का प्रवचन सुनती रही। यह कैसी विचित्र कहानी थी जो सौंदर्य मोहिनी नटनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में जा गिरी। गांव वाले ठीक ही कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। इतना ही नहीं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने अपना विश्वविख्यात दुख्यान्त नाटक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा, तो शायद उसे मेरे ही गांव वालों जैसे लोगों से नाग नागिन की प्रेरणा मिली होगी। अन्यथा एंटोनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या के बाद उसकी चहेती मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा किसी सपेरे के नागिन से अपने को डसवाकर क्यों मारती।
इसी प्रकरण के दौरान हमारे प्रसिद्ध चौधरी सोमवार चाचा बुरी तरह बीमार पड़ गए। यद्यपि शरीर से वे बहुत हिष्ट पुष्ट थे, किंतु काफ़ी दिनों से कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए थे। दवा के नाम पर गांव के पवारी बाबा अगियारी से बनी राख प्रसाद के रूप में देते और उसी को चौधरी चाचा खाते तथा शरीर पर मलवाते। उनके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी। वे मुझे हमेशा अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहते। मैं जब भी उनकी पीठ अपने नाखूनों से खुजलाता, उसकी खरोंच से साफ साफ निशान बन जाते, जिसका फायदा उठाकर मैं उनकी पीठ पर गणित के लघुत्तम तथा महत्तम जैसे सवाल हल करने लगता था। गणित के इन अंकों की नाखूनों द्वारा लिखावट के कारण पीठ खुजलाने की गति धीमी हो जाती थी, जिससे चिढ़कर वो मुझे गरियाने लगते थे। अतः इन सवालों को अधूरा छोड़कर मैं पुनः जोर जोर से पीठ खुजलाने लगता था। इस प्रक्रिया में मैं हल किया हुआ गणितांश एकदम मिट जाता था। अनेक बार चिढ़ाकर गरियाने के बावजूद मैं लगभग रोज ही उनकी पीठ को श्यामपट बना लेता था। सन 1961 के जाड़ों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। चमरिया माई तथा भूतों की पूजा आदि से उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे वही दिनों दोनों में लगा दी थी। उनके द्वारा यह रहस्यमयी शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी थी। उनके द्वारा एक रहस्यमयी अनुष्ठान आधी रात को किया गया। हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। बरसात के दिनों में इस पेड़ के एक कोतड़े से ताड़ी की तरह श्वेत पदार्थ निकला करता था, जिससे वह अत्यंत रहस्यमयी बन गया था। हमारे घर में मुर्गे पाले जाते थे। उनके रहने के लिए उसी नीम के पेड़ पर एक छितना बांध दिया गया था, जिस पर शाम होते ही वे उड़कर बैठ जाते थे और सारी रात वहीं बिताते। यही मुर्गे हमारी दलित बस्ती में अलार्म घड़ी का काम करते थे। इसी नीम के पेड़ के नीचे ओझा सोखा अपने कानों में उंगली डालकर देवी माँ का सस्वर गुणगान करते तथा छोटा सा गोल चक्कर लगाते हुए खूब हिचकने लगते थे। इस दौरान एक बलि का बकरा भी घुमाया जाने लगा। इस प्रक्रिया के 7 बार पूरा होने के बाद इन तांत्रिकों ने जोर से खून खून चिल्लाया और शीघ्र ही नग्गर चाचा के बड़े बेटे बलि भैया ने गणासे के एक ही वार से घुमाए जा रहे बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बलि प्रक्रिया में गणासे के वार और बकरे की मरण ध्वनि के मिल ने अजीब सी खचक उत्पन्न कर दी, जिससे नीम पर बैठे मुर्गे एकाएक घबराकर फड़फड़ा उठे। मैं हाथ में लालटेन लिए हुए यह सब दृश्य देखकर उतना ही घबराया हुआ था जितना कि नीम पर बैठे मुर्गे। इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। बगल के गांव टड़वा के प्रभु चौबे यज्ञ कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारे घर वालों को सुझाव दिया कि चौधरी की जान बचानी है तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराया जाए। साथ ही 9वें दिन 501 ब्राह्मणों को भोज दिया जाए। उनकी बात मान ली गई। पिताजी तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया उसी गंभीर बन के ताल से गिनकर 1101 फूल तोड़कर बहंगी पर लटकाकर लाए थे। चौबे जी ने कड़ा आदेश दिया था कि कमल के फूल को अपने सिर पर रखकर हरगिज न लाना, क्योंकि किसी के सिर पर पहले चढ़ा फूल शिव के सिर पर कैसे चढ़ाया जाएगा। कमल के फूलों को प्रभु चौबे ने अपने छोटे भाई शंभू की मदद से एक एक करके शिव मूर्ति पर चढ़वाया। इसके बाद उसी बाबा हरिहर दास की कुटी वाले शिव मंदिर में वे रोज सुबह से शाम तक गायत्री जाप करते तथा दिन भर व्रत रहते। शाम के समय उन्हें वही सिद्धा पहुंचाया जाता, जिसे वे अपने हाथों से अहरा लगाकर पकाते और खाते। सिद्धा में आटा, दाल, चावल तथा आलू आदि रोज मैं ही पहुंचाने जाता था। गायत्री जाप के प्रति ये दोनों पुरोहित भाई बेहद समर्पित व्यक्ति थे। विशेष रूप से प्रभु चौबे अत्यंत शराफत से बात करते थे तथा उन्हें कभी क्रोधित होते नहीं देखा गया।
वे कर्मकांडी अवश्य थे, किंतु उनके व्यवहार में सामाजिक तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं थी। गायत्री जाप का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। प्रभु चौबे ने शुरू में ही कह दिया था कि यह जाप जब भी शुरू होगा वह लगातार 101 बार चलता रहेगा। अतः उन्होंने इसकी गिनती के लिए एक परई में जौ के एक दाने गिनकर 101 दाने गिनकर रख लिए थे तथा साथ में वे एक खाली परई भी रखते थे। हर गायत्री मंत्र के पूरा होने पर वे जौ के एक दाने को खाली परई में डालते जाते थे। इस तरह उनके द्वारा गायत्री जाप का अभियान पूरा होता था। इसी प्रक्रिया में दिन भर जाप चलता रहता। वे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक सामने दलान में चटाई बिछाकर बैठ जाते और सस्वर वैदिक विद्या में मंत्रोच्चार करते रहते थे। मैं जब भी सिद्धा लेकर जाता मुझे काफ़ी देर तक मंत्रावधि समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता, जिसके कारण मैं मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा मन ही मन उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को दोहराता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गायत्री मंत्र का यह श्लोक मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से यह श्लोक जो है मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया। मैं घर वापस आकर यह श्लोक दोहराता रहता था तथा घर वालों को बताता कि प्रभु चौबे इसी का जाप करते हैं। मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण से घर वाले हैरत में जरूर पड़ जाते थे, किंतु दादी कहती, बब्बन का नकल मत कर, तोहके पाप पड़ी। दादी की इन बातों से मेरे मन में बड़ा डर पैदा हो जाता। गायत्री जाप के 9वें दिन 501 ब्राह्मणों की दावत उसी मंदिर पर होनी थी। प्रभु चौबे पहले ही से कह रखे थे, दावत के बाद हर ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम 1 पैसा लाक्षणिक रूप से अवश्य दिया जाना चाहिए। अतः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता, 51, 52, 54 वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को देकर फुटकर में ताबे वाला एक पैसा मांगता। यही बड़ा वाला 1 पैसा डब्बल कहलाता था। इस तरह हमने उस 9 दिन के अंदर 501 डब्बल इकट्ठा किया। गायत्री जाप के दौरान घर का कोई अन्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, किंतु ब्राह्मण भोज के दिन वहाँ सबको रहना था। भोज में पूड़ी, आलू, कोहड़े की सब्जी, लड्डू तथा दही का इंतजाम किया गया था। सारा भोज पदार्थ मंदिर पर एक हलवाई ने तैयार किया। हमारे गांव के आसपास के दर्जनों गांवों के ब्राह्मणों को घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़कर भोज में आने का निमंत्रण दिया था। चूँकि हमारे चौधरी चाचा की 12 गाँव में बड़ी इज्जत थी, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण उस भोज में आए थे। हमारे गांव के ब्राह्मण को तो झारा न्योता था, अर्थात हर घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण। कुल मिलाकर 501 से ज़्यादा ही ब्राह्मण भोज में आए थे। जिस दिन यह भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी ब्याह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। परिवार के सभी लोग नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक नगर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाएंगे। ऐसा सुनकर मैं धराशायी सा हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर के सभी लोग मंदिर की तरफ चल पड़े और मैं उन्हें जाते देखता रहा। बात समझ में आ गई थी। हकीकत यह था कि मैं अपशकुन था। इसीलिए मुझे घर पर रोक लिया गया था। सबके मंदिर चले जाने के बाद मैं अपने घर के सामने वाले पंचायती कुएं की जगह पर लेटे लेटे उसी गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन तब तक करता रहा जब तक कि देर रात गए सभी लोग ब्राह्मण भोज से वापस नहीं आ गए। घर वालों से ही पता चला कि भोज के बाद ब्राह्मणों ने चौधरी चाचा की बहुत जयकार की थी तथा प्रभु चौबे ने पूछा था कि सिद्धा पहुँचाने वाला लड़का आज क्यों नहीं आया। अंततोगत्वा गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा।
इसका भी कोई असर नहीं हुआ। जाहिर है यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गांव में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए। घर की औरतों ने बेतहाथा विलाप करते हुए चौधराइन चाची की चूड़ियाँ लोढ़े से मारकर फोड़ दी। चूड़ियाँ फोड़ना भविष्य में एकाकी जीवन का प्रतीक था। इकट्ठा हुए लोग चौधरी चाचा का गुणगान कर रहे थे। बारागांवा के चौधरी होने के कारण उनकी न्यायिक भूमिका निश्चित रूप से बेजोड़ थी। वे बेहद निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते थे। एक बार दलित बस्ती का कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी को ब्राह्मणों द्वारा जला देने की गुहार लेकर दौड़ता हुआ हमारे घर आया। चौधरी चाचा ने सभी दलितों को आदेश दिया कि तुरंत उन ब्राह्मण पर हमला बोल दिया जाए। हमारे घर के सभी लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। बस्ती की औरतें अपना वही पुराना हथियार गाय बैल की पसलियां और बियना की हाड़ियां आदि लेकर जंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता था। ब्राह्मण बहुत डरे हुए थे तथा वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्होंने कोतवाल की झोपड़ी नहीं जलाई। इस बीच कोतवाल के पड़ोसी ने ही बता दिया कि कोतवाल का अपने जमींदार से मजदूरी को लेकर गाली गलौज हुआ था, किंतु उनकी झोपड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि उसने स्वयं जलाकर ब्राह्मणों से बदला लेना चाहा था। इस तथ्य का रहस्य खुलते ही चौधरी चाचा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने गांव भर से माफ़ी मांगी तथा कोतवाल को कुजाती करने का आदेश दिया था। ऐसी थी चौधरी चाचा की न्यायप्रियता। उनके ही कहने पर हमारे घर में हमेशा एक नया कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर अलग सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि यदि कोई सवड़ प्यासा बस्ती में आ जाए तो वह कुएं से स्वयं पानी निकालकर पी सके। घर में 2-4 मिट्टी की हंडियाँ भी हमेशा रखी रहती थी, ताकि देर रात गए कोई स्वर्ण अपनी यात्रा रोक कर बाहर खाना पका कर खा सके और रात में घर पर ही सो जाए। इतना ही नहीं, जब भी कोई अजनबी व्यक्ति अंधेरा होने पर बस्ती से गुजरता, चौधरी चाचा तुरंत उससे कहते कि यदि दूर जाना है तो रात में रुक जाएं। ऐसे व्यक्तियों को कई बार गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए घर वालों के साथ भेज देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश हानि न पहुंचा सके। इन सब बातों को लेकर चौधरी चाचा की बहुत मान्यता थी। यही कारण था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनकी मृत्यु पर हमारे घर इकट्ठा हो गए थे। चौधरी चाचा गुरुमुख नहीं थे, इसलिए शिव नारायण पंथ वाला कोई कर्मकांड उनके साथ नहीं जुड़ा था। कोई गांजा बाजा भी नहीं था, किंतु वही बरहलगंज वाला बकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंघा लेकर आ धमका था। वह बेहद तीव्र ध्वनि के साथ सिंघा बजा रहा था। सिंघा बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी कर रहा हो। जाहिर है कुछ दिन पूर्व बकिया डोम मंदिर पर संपन्न ब्राह्मण भोज में भी आया था और तृप्त होकर सिंघा बजाते वापस गया था, किंतु चौधरी चाचा की मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेरी बजा रहा था। उसे उस दिन खाने की परवाह नहीं थी। गुरुमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया। गाजीपुर की गंगा हमारे गांव से करीब 45 किलोमीटर दूर थी। हमारे उस पूरे इलाके में बैलाकोट नामक गांव के कंतिया पासी का इक्का बहुत मशहूर था, क्योंकि उसका घोड़ा बड़ा तूफानी था। ऐसा लोग कहते थे। इलाके का कोई भी मनिंद मरता कंतिया पासी का घोड़ा लाश लेकर सरपट को हमेशा तैयार रहता। गंगा में जल समाधि के निर्णय से हमारी मुर्दहिया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस गहमागहमी के दौरान एक्के में नधा कंतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाते हुए हमारे घर पर दाखिल हुआ। एक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी, उसी समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला पड़ी। विशेष रूप से चौधरानी चाची छाती पीट पीट कर रुदन काय के लहजे में करहा उठी, हमरे रजवा के कहाँ ले
जात हउए हो घोड़ा बिरना। इक्का के पिछले हिस्से में दोनों पहियों के पास बांस की कैन में लाल झंडियाँ फहरा कर बांध दी गई थी। इन झंडियों से बंधा इक्का महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। एकाएक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब की जय तथा बिलखती औरतों के क्रंदन के बीच बांके डोम का चिंगाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पासी ने घोड़े पर जोर का चाबुक लगाया। वह कचिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजीपुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नग्गर चाचा तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा के बीच धारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ कुछ भारी भारी पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण कंतिया पासी का इक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया था। उसकी चाल से ही लग जाता था कि असली मुक्तिदाता गंगा नहीं बल्कि वह घोड़ा था। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते हैं। उस दिन पुनः 12 गांवों से सैकड़ों लोग ने पत्तू मिसिर के पोखरे में नहाकर छटंकियाँ नाई से सिर मुड़वाकर तथा घर आकर भौरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में सिद्धा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज में खर्च होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दफलची तथा ढोल नगाड़े वाले घर पर जमघट लगाए हुए थे। कभी काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक दफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियाँ और तेज हो गई थी। वहाँ कोई नृत्य का दृश्य तो नहीं था, किंतु मैं बार बार सोच लेता था कि नटनियाँ अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी। इसी तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पास के ही एक गांव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी उसका मुख्य नचनिया ही दुल्हा था। वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इसी बीच गांव की एक अन्य लड़की से उसकी आंखें टकरा गई। वह रात के अंधेरे में बारात को वहीं छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। रात में ही घरातियों तथा बारातियों में मारपीट की नौबत आ गई। दूसरे दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर आए। चौधरी चाचा के बिना यह पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई उसे उसके साथ रहने दिया जाए तथा गौना वाली लड़की को दूसरी शादी कर दी जाए और गौना वाली लड़की का दूसरा विवाह कर दिया जाए, जिसका खर्च भगोड़ा पक्ष देगा। इस तरह यह मामला हल हुआ। इस घटना के बाद मठिया के एक अन्य लड़की श्यामा, जो हमारे ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की सामत आ गई। लोग कहने लगे कि वह बाल खोलकर स्कूल जाती है, बेसवा हो गई है, अर्थात उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। इसी बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चलता कि मेरे नाना का नाम सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का इस्तेमाल करते थे। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नग्गर चाचा से भी करते, किंतु नग्गर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे और कहते थे कि उनका आरोप झूठा है। नग्गर चाचा के इस व्यवहार से मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चित्त विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरूही से मारने दौड़ पड़ते थे। फरूही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता था। वह फावड़े की तरह होती थी जो लकड़ी के फट्ठे से बनाई जाती थी। इसका बेट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा
शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 की ही जाड़ों की बात है। पिताजी मां को मारने के लिए फरोही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौधिया सा गया था। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं अंधा सा हो गया हूँ। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लोग लगभग सभी लोग ने मुझे सही ठहराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप लेती चली गई। उसी समय स्कूल में कुछ नए कमरे बनवाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर पर ईंट का भट्ठा था, जहाँ से ईंट लाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कि स्कूल बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर हरवाही बंद कर उस भट्ठे से सिर पर ईंट लादकर स्कूल में रख देते थे। वे मिट्टी का गारा भी बनाते थे। पूरा दिन इन्हीं कामों में वे बिना किसी मजदूरी के लगा देते थे। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था, किंतु माँ के प्रकरण से उत्पन्न घृणा मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्ठे से ईंटा ढोना और गारा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प हो जाती थी। समय ज्यों-ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल 1962 देश की तीसरी चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांव से सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े श्यामपट्ट की तरह सफ़ेद पर्दा लगाया गया था, जिस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाया गया। मैं उस भीड़ में काफ़ी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। हीरो हीरोइन का नाम भी किसी को मालूम नहीं हुआ, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी जुबान पर छा गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि रीले बार बार कट जाती थी। अंत में सिर्फ इतना समझ में आया था कि अकाल के कारण एक कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया था, किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। चूँकि हमारे उस दूर दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए इसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी थी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते उक्त गाना को, यानी ऊपर वाले गाना को ही दोहराने लगते थे। इसी बीच मेरे पिताजी गृह कलह से उबकर आसनसोल चले गए। वे वहां किसी कोयलरी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें सुदेश्वर पाड़े की हरवाई छोड़ देने का पाप सताने लगा। अतः अपने अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी और जो बबुरा धनहुआ गांव के पास वाली चमरौटी से ब्याह कर आई थी, एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गई। उनका अक्सर पेट दर्द करता और वह तुरंत ओझैती वाली भभूति मांगने लगती। उस समय पास के ही चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत ओझैती करती थी। उसे लोग चमैनिया के नाम से पुकारने लगे। लगभग हर रोज ही वह भभूत लाने को कहती। भभूत यानी अगियारी से बनी राख लाने का काम मुझे ही सौंपा जाता था। वह चमैनिया की भभूत खाते ही कहने लगती कि पेट दर्द बंद हो गया। कुछ दिन तक तो मैं चमैनिया से भभूत लाकर उन्हें देता रहा, किंतु बाद में मुझे एक खुराफात सूझी। मैं घर से शाम के समय भभूत लेने निकलता और मुर्दैया के पास नटनिया की झोपड़ी से राख लेकर एक पलाश के पत्ते में लपेटकर कुछ देर बाद घर वापस आ जाता।
इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत मांगने पर उस भाभी को नटनिया की झोपड़ी से राख लाकर देता रहा और वह ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर से ही राख लेकर इधर उधर से घूमकर वापस आ जाता, जिसे खाकर वह ठीक हो जाती थी। वह कहती कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता था। इस संदर्भ में मुझे याद आता है एक 2500 साल पुराना भुतहा बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़ने पर सूअर के वधस्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता था। खून पीकर कहता कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी कि भुतहे रोग से पीड़ित भिक्षु सूअर के कच्चे मांस तथा खून का सेवन कर सकता है। इस घटना का उल्लेख विनय पिटक के भैषज्य स्कंध में किया गया है। यद्यपि बुद्ध भूत बैताल आदि में विश्वास नहीं करते थे, किंतु मनोरोगियों को ठीक करने के लिए वे नियमों को लचीला बना देते थे। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 में गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ में मति विभ्रम का शिकार हो गया। उन दिनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जौ गेहूं की तरह बीज नहीं होता है, उसके डंठल का ही बोझ बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता है, जिससे गन्ने के पोर जहाँ से अंकुर निकलते हैं मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गड़ासे से काटा जाता था। उसे पताड़ी कहते थे। 2 पताड़ियों के बीच के बिना पोर वाले हिस्से को अंगरी के रूप में जाना जाता था, जिसे बच्चे बड़ी चाव से चूस जाते थे। उस समय गन्ने की बुआई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लेहड़ बैठाया जाता था। हमारे गांव में गडेरियों का एक परिवार था जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गडेरिये परिवार के कुछ शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बैठा देता था। ये भेड़ें रात भर उसी खेत में रहकर मूतती तथा लेड़ी करती थी, जिससे खेत उपजाऊ हो जाता था। इस प्रक्रिया को लेहड़ बैठाना कहते थे। पताड़ी जब भी बोई जाती, एक उत्सव सा माहौल हो जाता। दलित बस्ती के अपने अपने सभी पट्टीदार उसमें सहयोग देते थे तथा बोनी समाप्त होने पर सभी हिस्सेदारों की उखभोज दिया जाता। उखभोज की दावत शादी विवाहों जैसी होती थी। उखभोज के पीछे मान्यता यह थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बुआई का दिन त्यौहार जैसा होता था। बुआई के बाद गन्ने के खेत में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव के एक कुएं में एक पंडित का रहट अभी नया नया लगा था। रहट एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी घिर्री होती थी, जिस पर से गुजरती हुई 50 डब्बे नुमा छोटी छोटी बाल्टियाँ कुएं के पानी में लटकी होती थी। इस मशीन को 2 बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पेराई करने वाला कल मशीन की तरह चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलाने से बाल्टियों का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता। पंडित रहट किराए पर चलाते थे। इस सिंचाई की व्यवस्था के कारण हमारे घर वालों की बारी रात के समय आई। सिंचाई की व्यवस्था के कारण हमारी बारी रात के समय आई, अर्थात गन्ने की सिंचाई के लिए रात भर रहट हाँकना था। वहाँ रात भर लालटेन जलाकर रखना था, किंतु मिट्टी का तेल समाप्त हो गया था। अतः रात के समय मुझे टणवा गांव की एक दुकान से मिट्टी का तेल लाने के लिए भेजा गया। मैं अंगोछे में आधा सेर जौ बांधकर तेल लेने चल पड़ा। ऐसे किसी भी काम के लिए घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते थे, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अपशकुनी होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो जाए, किंतु घर के किसी अन्य व्यक्ति का कुछ न बिगड़े। यहाँ तक कि घर का कोई आदमी बरहलगंज बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने को कहा जाता था। मुर्दैया के सन्नाटे में लगाई गई मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी, जिसे सुनकर बाजार से लौटता हुआ आदमी मेरी ही तरह चिल्लाकर कहता, आवत हई। मैं उन्हें लेकर घर वापस आ जाता, किंतु जब कभी मैं कहीं से रात होने पर लौटता, घर से किसी को वैसे
वैसे हाँक लगाने के लिए नहीं भेजा जाता। रहट वाले दिन मैं तेल लेने उसी मुरदैया से होते हुए टणवा चला गया। जाते समय जरा भी नहीं डरा, किंतु लौटते समय चारों तरफ सोता पड़ गया था और जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुरदैया एकाएक डरावनी लगने लगी। रात उजाली थी क्योंकि चांद मुरदैया के ठीक ऊपर जगमगा रहा था। कुछ दूर पीपल के पेड़ पर बैठा एक गिद्ध फड़फड़ा उठा और मैं काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुरदैया के बीच में एक काला व्यक्ति निर्वस्त्र बैठा हुआ लाठी के बराबर की ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई दे रहा था। मैं जब खड़ा हो जाता था तो वह आकृति आसमान में ही रुक जाती थी और जब चलने लगता था तो वह आकृति मेरी तरफ आने लगती थी। मैं डरकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक हाथ में मिट्टी की तेल वाली बोतल और दूसरी हाथ में लाठी को मजबूती से पकड़े हुए नटनिया की झोपड़ी की तरफ भागा। जब मैं भाग रहा था तो मेरे उठते कदमों में जोरदार धूल का झोंका भी उड़ने लगा था। जैसे तैसे हाँफता हुआ मैं रहट के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमरिया माई को धार पुजौरा चढ़ाया। इस उड़ते हुए भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि यदि मिट्टी के तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई तो घर पर मेरी बहुत दुर्गति होगी। जाहिर है यह भूतहा प्रकरण तत्कालीन भय ग्रंथि से उत्पन्न मेरा मति भ्रम था। इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों में दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुल जमा राशि 1760 रुपये मिली थी। सभी लोग डाकुओं के डर से आतंकित थे, अतः मुन्नर चाचा जो घर के मालिक थे इन रुपयों को डाकू चोर के भय से एक कपड़े में बांधकर रोज उसी भैंसौर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता था। सुबह होते ही मुन्नर चाचा रुपयों को उठा ले जाते थे। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया, जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लकड़ चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लकड़ चिरवा थे। लकड़ चिरवा बहुत कम लोग होते थे क्योंकि उन दिनों किसी हरे पेड़ को काटना महापाप समझा जाता था। अतः लकड़ चिरवा ग्रुप स्वयं कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। इसके लिए 10-20 गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था जो 5 रुपये लेकर किसी बिके हुए पेड़ की जड़ को 5 टंगा मारकर काटता। इसके बाद लकड़चिरवा ग्रुप उस पेड़ को काट कर गिरा देता। इस 5 टंगा मारने वाले व्यक्ति को आम लोग बहुत बुरा समझते थे। हमारे पूरे इलाके में बैलाकोट नामक गांव में ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर टंगा मारा करता था। उसकी जीविका का वही साधन था। पेड़ों की रक्षा के प्रति हमारे इलाके के ग्रामीण जीवन की यह अनोखी संवेदनशीलता थी। किसी भी हरे पेड़ को काटे जाने के बाद गांव की महिलाएं बहुत दुखित हो जाती थी। विशेष रूप में से मेरी बुढ़िया दादी बार बार ऐसे पेड़ों का जिक्र करती रहती थी। वह अक्सर कहती थी कि पेड़ काटने से आसमान उदास लगने लगता है। सन 1961 का साल जाते जाते हमारे गांव को झकझोर गया। हुआ यह कि मैं दिसंबर के महीने में कोल्हाड़ यानी घर के सामने जहां गन्ना पिरने वाली कल गड़ी हुई थी से नधे दोनों बैलों को हाँक रहा था क्योंकि गन्ने की पिराई चल रही थी। पास ही में चूल्हे पर गुड़ पकने के लिए कढ़ा भी चढ़ा हुआ था। अचानक दोनों बैल बाँव बाँव करके आधा गुड़ हलक कर चूल्हे पर गिर गया। शीघ्र ही बस्ती वाले भुडोल भुडोल कहकर चिल्लाने लगे। गांव की अनेक झोपड़ियां गिर गई, दीवारें भी फट गई, किंतु किसी की जान नहीं गई। सन 1906 में इटली में आए भीषण भूकंप के दौरान खंडहरों को देखकर वहां उपस्थित रूस के महान लेखक गोको ने ठीक ही कहा था कि ऐसा लगता था कि मानो मृत पाषाण जीवित होकर प्रकृति पर मानव की विजय के विरुद्ध उससे बदला ले रहे हों। 1962 के आते ही स्कूल तथा सभी ग्रामीण इलाकों की छटा बदलने लगी थी।
कारण था देश का तीसरा आम चुनाव जो फरवरी में होने वाला था। उन दिनों पार्टियों के नेता जनसभाओं पर विशेष जोर न देकर गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे, जिसके कारण गांवों में बड़ा गर्मजोशी का माहौल बन जाता था। इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल में पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास ने पहले ही सूचना दे दी थी कि स्वामी जी अमुक दिन आने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते थे कि दोनों करों यानी हाथों में जितना भोजन आटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उनको करपात्री कहा जाता है। इस तथ्य को जानकर हम सभी बहुत अचंभित थे। उनके आने से पहले हमें स्कूल के पीछे पोखरा के किनारे आम के पेड़ों के नीचे बैठाया गया था। शीघ्र ही बाबा हरिहर दास, जो हमेशा श्वेत वस्त्रधारी रहते थे, गेरुआधारी स्वामी करपात्री जी को अपने मंदिर से लेकर सभा स्थल पर पहुंची। तत्काल अध्यापकों के आदेशानुसार हम सभी छात्रों ने साष्टांग लेकर दूर से ही उनको प्रणाम किया। उस समय हम सभी स्वामी करपात्री जी के दर्शन से भावविभोर हो गए थे। वे बिना किसी प्रस्तावना के गाने लगे, श्री राम जय जय राम। हम सभी छात्र तथा अध्यापक पूरे 1 घंटे तक इस जाप को दोहराते रहे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बोले। बाद में बाबा हरिदास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। मैं इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु स्वामी करपात्री जी इस बात से बहुत प्रभावित था कि दोनों हाथों में जितना अटता है उतना ही वे खाते हैं। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल संकृत्यान की पुस्तक राम राज्य और मार्क्सवाद से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य नाम की एक भारी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिज्म का विरोध तो किया ही था। इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए थे। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना चाहते थे, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था, जिसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो योगदान वे भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे, उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जगी थी, वह एकाएक चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप तथा रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते हुए भाषण देने लगे। हमें उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। स्कूल के बड़े छात्रों का कहना था कि जनसंघ अमीरों की पार्टी है। हमारे क्षेत्र में जनसंघ के बारे में लड़के एक रोचक नारा लगाते थे। चूँकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दिया बाती था, इसलिए लड़कों का नारा था, इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जीतना खेल नहीं। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफ़ी जोर था। एक बार फिर वही कार्यकर्ता हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हंसिया बाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था, ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैबा बलमु, जमींदार लुटेरवा कब भगैबा बलमु। ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैबा बलमु।
कहरवा धुन वाला यह गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैजाबाद जिले के राजबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था। मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती के अन्य बच्चों के साथ खलिहान में चला जाता। हम मैदान के कूड़ेदान में पड़े लोहे के टूटे गगरे को उठा लाते और उस पर नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर ललका झंडा मोटका डंडा वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते रहते और हमारे इर्द गिर्द बड़े लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हम गोरू चराते जब कभी मुर्दैया पर होते तो हमारी इस लक्कड़ ध्वनि पर नटनियाँ नाच नाच कर पागल सी लगने लगती थी। राह चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मोटका डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता। इसी हुजूम में मैं स्वयं को ढूंढता। उधर पिछले चुनावों की ही तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते तथा गांजा पीते, चुनाव चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेने वाला नहीं था। इस दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर टुटवा का नाच आया। टुटवा की बेटी हमारे गांव में ब्याही गई थी। वे जन्म से ही एक हाथ के टूटे थे। टूटे हाथ में पंजा नहीं था तथा पूरी बाँह बड़ी पतली थी, इसलिए उन्हें टुटवा के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वयं थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोल ली थी जिसे टुटवा का नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांधकर मोटी तोंद बना लेते और फटी हुई कोट पैंट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते। अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी में नीचे ऊपर करते हुए मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते। हमें दे दा ओट भैया, हमें दे दा ओट, दौड़त दौड़त फटी गईले हैं कोट, भैया हमें दे दा ओट, लेला 10 रुपये का नोट, भैया हमें दे दा ओट, बोलत बोलत सूखी गईले होठ, भैया हमें दे दा ओट। टुटवा के इस व्यंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को भी गगरे की लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टुटवा भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यंग शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। उनके मुख से निकले हुए स्वतः स्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसी कंपन पैदा कर देती थी। उनके पास अपने संदेश को संचारित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे पूर्वनियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते, चूँकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी बाणी स्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते थे। टुटवा की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम था तालपुट नाटककार। तालपुट नाटककार की एक बृहद नाटक मंडली थी, जिसे लेकर वह गांव-गांव घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनाव के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव के रामबली नामक खेत मजदूर से ब्याही गई थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। वे रानी सारंगा, छप्पन छुड़ी, सौरू लोरी जैसे लोकप्रिय पात्रों से संबंध प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय समय पर वह वार्तालाप शैली का भी समावेश होता रहता था। सुखई अपने आप में एक बृहद मंडली थी। नाच मंडलियों में तो अनेक कलाकार होते थे, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते होते वे दर्जनों पात्रों की भूमिकाएं निभा चुके होते थे। सुखई भी अनपढ़ खेत मजदूर थी, किंतु उनकी यादाश्त बेजोड़ थी। किसी एक कहानी को वे घंटों गाते रहते और श्रोता मंत्रमुग्ध अविरल शांत मुद्रा में आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखते रहते। उनकी किस्सा गायकी अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती थी और सुबह मुर्गों
के बोलने तक जारी रहती। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वे अपनी इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में उंगली डालकर तेज स्वर में गाकर किस्सा सुनाने लगते। ऐसी ही गतिविधियों के बीच 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपये दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। रामराज का मतलब स्वामी करपात्री जी की राम राज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरा स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पर लड़का झंडा मोटका डंडा वाले अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी की 2 रुपये वाले प्रकरण से बहुत ग्लानि हुई, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनाव के शीघ्र बाद होली का त्यौहार आया। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती से ब्राह्मणों की एक बार फिर ठन गई। हुआ यह कि हमारी चमरौटी और जाता था। यह कार्य हालांकि दहन से 1.25 महीने पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। अच्छा, इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियाँ तथा झाड़ झंखाड़ उठाकर उस गड़े रेड़ के इर्द गिर्द रख देते थे। इस प्रक्रिया से होलिका के दिन जलाने के लिए लकड़ियाँ का बड़ा ढेर तैयार हो जाता था। किंतु उस होली में होलिका दहन के पूर्व कुछ दलित की झोपड़ियाँ उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी। इस अंधविश्वास के कारण होलिका में डाली गई वस्तु को वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। ब्राह्मणों की इस करतूत से दलित बस्ती में हाहाकार मच गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया कि वे त्यौहार के बाद वाली सुबह रात का बचा खुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में यह एक सदियों अपने जमींदारों के घर से बचा हुआ खाना लाती थी, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते थे, क्योंकि ऐसे भोजन स्वादिष्ट हुआ करते थे। सन 1962 की होली के अवसर पर इस तनतनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर से खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्यौहार के बाद मुदेसर पाड़े के घर से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली में खाना न लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात यह थी कि बसंत पंचमी के दिन होलिका गढ़ते ही बभनौटी तथा चमरौटी दोनों में होली संगीत समारोह शुरू हो जाते थे, जो बड़ी देर रात तक चलते रहते थे। दलित बस्ती का संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजित होता था। ब्राह्मणों से तनतनी के कारण दलित बस्ती की होली काफ़ी रोचक हो गई थी। एक तरफ की होड़ मची थी कि बभनौटी और चमरौटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती है। मेरे पिताजी का एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वह गाना था, कवन बन राम लियो बनबासा, कवन बन राम लियो बनबासा, सुखल ताल हिलोरन लगे, ठूठी ठूठी डरिया से निकरेला गांसा, कवन बन राम लियो बनबासा। चूँकि हमारे गांव के पूरब में मुर्दैया का जंगल था, पश्चिम में ताल था, इसलिए पिताजी के गाते ही एक अजीबोगरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पंचमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अत्यंत कोमल अरुणिमा लिए डाली डाली पर घासें फूटने लगती थी। आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता था। बासु पांडे अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूकें चला देते थे, जिससे उनकी पंखुड़ियाँ बिखर जाती थी। बासु पांडे बगुला मार कर खा जाते थे। दलित बस्ती की मजदूरें बासु को बगुला मारने पर अक्सर गालियाँ देती रहती थी, क्योंकि दलित कभी बगुलों को मार कर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भूखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। एक खास बात यह थी कि नए नए घासों के निकले हुए मुर्दैया के जंगल में वे सारे पक्षी कलरव करने लगते थे, जिनका वर्णन युग युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था कि मानव बभनौटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अलापते थे।
तथा दलित बस्ती के पास मुर्दैया के पक्षी, उनसे भिन्न कोई दूसरा राग। ऐसे माहौल में होली आई। एक परंपरा के अनुसार गांव में जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली की आग से बीड़ जलाकर दौड़ते हुए गांव की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा में फेंक देते। बीड़ जलाकर दौड़ने वालों में दलित भी शामिल होते थे। बीड़ रेड़ के पेड़ से बनाई जाती थी। रेड़ काटकर उसकी पुंगी पर कपड़ा बांध बांध कर मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता था, जिसे बीड़ कहते थे। हमारी बस्ती के दलित युवक भी बीड़ जलाने जब पहुँचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों से मारपीट शुरू हो जाएगी। इसकी आशंका पहले से थी, इसलिए दलित महिलाएं गाय बैल की तलवार नुमा पसलियाँ लेकर तैयार बैठी थी। संयोगवश होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों के साथ दलित ने भी बीड़ जलाया और वे भद्दे भद्दे होली का कबीर गाते हुए गांव के सीमा के पार परशुपुर की सीमा में पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि परशुपुर वाले हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियों लेकर सीमा पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीड़ फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीड़ फेंकना अपशकुन समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से दोनों गांव के बीच लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गादी चलती रही। दोनों चाचाओं की बड़ी संख्या में शिव नारायण पंथी चेले इकट्ठा हुए थे। रात भर गाना बजाना चलता रहा। इस दौरान जेदी चाचा की बहुत याद आती थी। विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर से डांटना। इन निरंतर गतिविधियों के बीच पिताजी कौन बन राम लिए बनभाषा बार बार दोहराने लगते, जिसके बाद मठिया गांव से आए दुक्कू ढोलकची के ढोल की आवाज़ दमक उठती। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही तथा उसके बाद एक बड़े हिदे में भांग तैयार की गई। इस बीच बरहलगंज वाला बकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ फिर आ धमका। वह बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ। सिंघा की चिंगाड़ तेज होती रही। उस तनातनी वाले होली में बकिया डोम न जाने ने जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने पवनौटी का सारा नज़ारा अपने सिंघों की फूंक से उड़ा डाला। इसी दौरान गांव के जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हमारे घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोलते हुए खड़े हो गए। मुन्नर चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पीला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए। जैसन कहत बाड़ा भांग, वैसन बभना खींचेल टांग। बड़ ससतिया सहबाराम, बड़े ससतिया सहबाराम। जोगी बाबा के इन जुमले के साथ तनातनी वाली वह होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं का इम्तिहान हुआ और मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उसी समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ ही में हर छात्र को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह के फसलें उगानी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी थी। साथ में 4-4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहीं सो जाते। इस तरह स्कूली कृषि की रक्षा करते रहते। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग होरहा भूनने के लिए किसी के खेत से चना उखाड़ लाए। रात का समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ते जलाकर होरहा भुना जा रहा था। अचानक एक लुत्ती छिटक कर उस झोपड़ी पर से चिपक गई। थोड़ी देर में वो झोपड़ी में आग लग गई। यकायक हमारी हालत खराब हो गई। संयोगवश सब्जियों और फूलों की क्यारी के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हम जल्दी वहाँ से घड़े भर भर कर पानी लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह से डरे हुए थे कि प्रधानाध्यापक साहब क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते उनसे सारी बातें बता दी। होरहा की बात सुनते हुए हंस पड़े। बाद में वे इस होरहा का किस्सा स्वयं औरों को सुनाते फिरते रहे। हम लोगों ने गन्ने की नई पत्तियाँ तथा राठा लाकर बकेल की रस्सी से बांधकर झोपड़ी के जले हुए हिस्से को ठीक कर दिया। बकेल पलाश की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे की निहाई पर रख कर हथौड़े से कुचलकर पितला कर दिया जाता था। इसके बाद उसका आकार
पटुआ जैसा हो जाता था जिसे रस्सी बना दी जाती थी। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों हमारे गांव के ब्राह्मणों की शादियों में एक शास्त्र की परंपरा थी शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती थी। यह कार्य अक्सर दोपहर बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान घराती बाराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते रहते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज़्यादातर होते थे। चूँकि 8वां दर्जा पास होते होते मैं गांव में काफ़ी चर्चित हो चुका था, इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गांव में बारात आने पर ब्राह्मणों की तरह दलितों को भी शास्त्रार्थ कराना चाहिए। दलित बस्ती में यह एक नई परंपरा स्थापित होने वाली थी, जिसका प्रमुख कारण था उस वर्ष वाली तनावपूर्ण होली। हमारी बस्ती के लोग यह दिखाना चाहते थे कि वे ब्राह्मण से किसी मायने में कम नहीं हैं। कमरवा कमथरी नामक गांव से हमारे घर बारात आई थी। मेरे गुसैल नग्गर चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। उन दिनों दलितों के विवाह समारोह के अवसर पर बाना बनेठी, गदा मुकदरबाजी, फिरी कलैया, कुश्ती आदि जैसी देसी कलाओं का काफ़ी प्रचलन था। विवाह के दूसरे दिन दोपहर को उक्त सारी कलाओं को खूब प्रदर्शन हुआ, जिसमें घराती बाराती सभी शामिल हुए। उन्हें देखने के लिए आसपास के अनेक गांवों के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद महफिल सजाई गई, जिसे मजलिस कहा जाता था। वैसे तो फारसी भाषा में मजलिस का मतलब पार्लियामेंट होता है। सच माने तो बारात के साथ जो मजलिस सजाई गई थी वह सचमुच में अपने अर्थ के ही अनुरूप थी। गांव के दलितों की मांग पर मुझे कहा गया कि बारातियों से शास्त्रार्थ करूं। इस तरह की मजलिस में लोग एक बड़ी परात में काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का आदि लेकर प्रसाद की तरह उपस्थित लोगों में बांटते थे। साथ में सिगरेट, बीड़ी, पान का भी वितरण होता था। तेज गर्मी के कारण गुलाब जल से भरी पिचकारियाँ लोगों के चेहरे पर चलाई जाती थी। उन दिनों गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए करीब 4 फीट की गोलाई में कपड़े से बना झालर नुमा बेना, जिसे लाठी में पिरोकर एक ताकतवर आदमी दाएं बाएं हिलाता था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। ये मजलिस मध्ययुग के सुल्तानों के दरबारों जैसी लगती थी। ऐसे ही वातावरण में मुझे घर गांव वाले उकसाने लगे ताकि शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। शर्म के मारे मेरा हाल बेहाल था। नग्गर चाचा बार बार कहते, पूछ पूछ कर तोसे केहू ना जीत पाई, पूछ पूछ तोसे केहू ना जीत पाई। ब्राह्मणों की बारात में पूछे जाने वाले धार्मिक प्रश्नों का मुझे अनुभव था, अतः कांपते कांपते मैंने हिम्मत जुटाई। चूँकि मैं वर्षों से शाम के समय बस्ती वालों की उपस्थिति में रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए इस ग्रंथों का पूरा वृतांत मेरी जबान पर रहता था। उस सजी हुई मजलिस में हकलाते हुए खड़ा होकर मैंने बारातियों से पूछा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है। मेरे इस सवाल पर पूरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। काफ़ी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। सन्नाटा जारी था। इसी बीच गांव के फेरू काका ने जोर से चिल्लाकर कहा, बता दे बेटा बता दे। मैंने उत्साहवश गाकर सुनाया, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरमय चुरन चारु, समान सकल भव रुज परिवारु। इस उत्तर के साथ ही वहाँ इकट्ठे सैकड़ों घराती खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नग्गर चाचा बार बार कहते, और पूछ और पूछ। मेरा भी साहस ऐसा बढ़ा कि मैंने एक के बाद एक रामचरितमानस से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इन प्रश्नों से मनु, शतरूपा, तप, मरीचा, प्रकरण, सीता, त्रिजटा, संवाद, मेघनाद, बध जैसे अनेक प्रश्न शामिल थे। बारातियों की ओर से कोई उत्तर नहीं आ पाया। घरातियों के दम्भ का ठिकाना नहीं रहा। इस विजय के दम्भ के कारण गांव के पहलवान एक बार पुनः बाना बनेठी भांजने लगे, जिसके कारण घरातियों बारातियों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया। किसी तरह मामला शांत हुआ और इस प्रथम शास्त्रार्थ की विजय के बाद दूर दूर स्थित दलित बस्तियों में विवाह के अवसर पर शास्त्रार्थ के लिए मेरी मांग बढ़ने लगी। 8वां दर्जा पास करते ही यह मेरी एक विचित्र उपलब्धि थी। मैं मजलिसों में शास्त्रार्थ के लिए काफ़ी मशहूर हो गया था। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और
मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। मेरी रुचि इस विषय में इतनी बढ़ गई थी कि शीघ्र ही मैं किसी भी प्रमेय को हल कर लेता था। इस प्रमेय में सबसे प्रमुख थी पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे पूरे स्कूल में सिर्फ मैं हल कर पाता था। लेजर के दौरान पहले की तरह ही मैं मैदान में बैठ जाता और अनेक लड़के मुझसे घेर कर बैठ जाते और मैं ज़मीन पर खपड़े से लिखकर उनके प्रमेय हल करना सिखाने लगा। 9वीं कक्षा में मुझे रेखागणित सर्वाधिक प्रिय लगती थी। इस बीच न जाने क्यों मेरी कक्षा के कुछ छात्र मुझसे बहुत चिढ़ने लगे, जिनमें एक थे हीरालाल। वे लोहार जाति के थे, किंतु अकारण वे मुझे चमरा चमरा का आकर बुलाते तथा बात बात पर गालियां देने लगते। हीरालाल की एक विशेषता यह थी कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी इस कला की सभी लोग सराहना करते थे। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक था, किंतु वे मुझे जन्मजात दुश्मन समझने लगे थे। वे हमेशा कुछ क्षत्रिय छात्रों के साथ रहते और जाति सूचक गालियां का इस्तेमाल करते। इन लोगों के चलते कक्षा में मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया था। इस दौरान 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। हमारे स्कूल में अध्यापक रोज युद्ध की बातें करते हुए देश प्रेम से संबंधित किस्से कहानियां सुनाते। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। ये अध्यापक लड़कों को लेकर गांव-गांव घूमते और सुरक्षा कोष के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करते। कई जगहों पर औरतें सोने के छोटे मोटे गहने भी दिया करती थी। इकट्ठा की गई धनराशि तथा अन्य सामग्री विकास केंद्र जहानागंज में सौंपी जाती थी। इसमें भी इन कार्यों में हिस्सा लेता। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियां स्कूल और गांवों में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहां से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। ऐसी कहानियों को सुनकर मैं चीन से बहुत घृणा करने लगा। धर्मदेव मिश्र बताते हैं कि चीनी लोग छिपकली, गिरगिट, सांप आदि सब कुछ खा जाते हैं। ऐसा सुनकर चीन से घृणा और बढ़ जाती। इस तरह हमारे गांव में चीन विरोधी लहर सी व्यक्त हो गई थी। लोग छुन छिन छिन बोलते हुए चीनियों की नकल करते हुए खूब हंसते। मेरे मन में अमेरिका के प्रति भी घृणा का भाव उमड़ता रहता था, क्योंकि हथियार के लिए उसे सोना चाहिए था। यह बात मेरे गले नहीं उतरती थी। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता आए हुए थे। हम अपने सारे अध्यापकों के साथ उस सभा में गए थे। चंद्रभानु गुप्ता मंच पर विराजमान थे। हजारों की भीड़ जमा थी। इस बीच मंच पर वहीं पुराने बिरहा उस्ताद जयश्री यादव अपनी मंडली लेकर आ गए। वे खड़े होकर लोहे की करताल बजाते हुए गाने लगे। दौरा दौरा भारत के किसनवा, सिवनवा पर चोर अइले चिनवा, सुरक्षा कोष में दान देवे साथे के टिकौआ, माथे के टिकौआ रामा माथे के टिकौआ, और देवे हाथे के कंगनवा, सिवनवा पर चोर अइले चिनवा। इसी धुन पर वे अपने बिरहा के माध्यम से एक विवाहिता युवती के सारे आभूषण सुरक्षा कोष में समर्पित करा देते हैं। इस बिरहा का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि अनेक औरतें अपनी अपनी अंगूठी मुनरी उतार कर सौंपने लगी। मैं भी मंत्रमुग्ध इस बिरहा को सुनता रहा। बड़ा रोमांच था। उस समय ऐसा लगता था कि यदि कोई चीनी मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी कर दी जाए। इस युद्ध के दौरान जयश्री यादव हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत मशहूर हो गए थे। वे जगह जगह आयोजित सभाओं में इस बिरहा का गा गा कर देश भावना जगाते रहते थे। युद्ध की चर्चाओं से हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। युद्ध बंद होते ही कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा। भंडारी चाचा जब कलकत्ता से रिटायर होकर आए तो मेरे लिए वे वहीं से एक पैजामा लेते आए थे, किंतु मैं शर्म के मारे उसे नहीं पहनता था। 9वीं कक्षा में बहुत सारे लड़के पैजामा पहनकर आते थे। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पैजामा पहनकर स्कूल चला गया। शर्म के मारे पैजामा को ऊपर खोस लिया था ताकि वो धोती की तरह लगे। पहले दिन एक बार कक्षा में बैठा तो दिन भर बैठा ही रहा। शर्म के मारे उठा नहीं। बड़ी तेज पेशाब लगी थी, किंतु अपनी दर से हटा नहीं। शाम को छुट्टी होने पर सबसे बाद में कक्षा से निकलकर पहले पास वाले अरहर के खेत में गया। वहाँ वापस आने पर बड़ी राहत मिली। पैजामा पहने देखकर गांव के ब्राह्मण कहते, बाप के पादे न आवे पुत्र शंख बजावे। जाहिर है वे मेरे बाप
खेत में मजदूरी करते थे, इसलिए उक्त व्यंग मुझसे बहुत खलता था, किंतु कुछ जवाब नहीं दे पाता था। ब्राह्मण यह भी कहते थे, अरे ई तो अड़ुकटवा जैसन लगत ह। हमारे गांव के पास वाले गांव भुजही के रहने वाले दो मुस्लिम भाई थे, जो बड़ी सड़सिनुमा एक मशीन लेकर गांव-गांव घूमकर बैलों के अंडकोश को कुचलकर बधिया करते थे। बैलों को बधिया कराने का तरीका बड़ा निर्दयी होता था। बैलों को पटक कर 8-10 आदमी बांस की कड़ियों से उसे सुअर की तरह दबाते रहते थे और इस तरह अड़ुकटवा उसे बधिया कर देता था। वे भी मेरी तरह पैजामा ऊपर खास उटंग करके आते जाते रहते थे, या यूं ही कहें कि मैं उनकी तरह पैजामा खोस कर चलता था। यही कारण था कि गांव के ब्राह्मण मुझे अड़कुटवा जैसा कहने लगे। धीरे धीरे स्कूल में भी अनेक छात्र मुझे अड़कुटवा कहने लगे। उधर मेरी दलित बस्ती के लोगों ने भी मेरे पैजामा को लगभग आधा दर्जन पर्यायवाची शब्द बना डाले, जिनका उल्लेख करना संभवतः भाषा की अवमानना होगी। इसी बीच एक दिन मैंने स्कूल के बरामदे में खड़ी एक साइकिल की हैंडल को छू दिया। यह साइकिल भुजही गांव के रणबीर सिंह की थी। पूरे स्कूल में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल से आते जाते थे। मैंने जब ही साइकिल को छुआ, अचानक पीछे से मेरे सिर पर जोर का तमाचा लगा और मैं गिर गया। उठने से पहले मुझे सुनना पड़ा, चरजमा पहिर के तोहार दिमगवा खराब हो गई है सरऊ कहीं के। ऐसा सुनने वाला कोई और नहीं, सुनाने वाला और कोई और नहीं बल्कि स्वयं रणबीर सिंह थे, जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें मैं देख नहीं पाया था। यह घटना मेरे पैजामे के पराकाष्ठा थी। अंततोगत्वा उसने मुझे पिटवा दिया। यह पैजामा मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं कितना भी ऊपर खोंसकर उसे धोती नुमा बनाता, वह उटंग होकर सही मायने में मुझे अड़कुटवा की श्रेणी में ला देता था। आखिर साला था तो पैजामा ही। यह शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ, जिस शीर्षक का नाम होगा चले बुद्ध की राह। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।